देने में कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। के बारे में सब लोग को मालूम है? यस सर। एक जीमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि एक आदमी एक ही आईडी से फॉर्म सबमिट कर पाएगा, आंसर सबमिट कर पाएगा। अगर एक ही आईडी से चाहेंगे कि एक, मान लो कि किसी घर में भाई बहन हो, तो ऐसा सोचे कि एक ही मोबाइल से उसी आईडी से पहले एक आदमी सबमिट कर ले फिर दूसरा आदमी सबमिट कर दे, तो नहीं होगा, वो लॉक हो जाएगा, अपने आप मैसेज आएगा कि यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड योर आंसर रिस्पॉन्स। तो इसलिए ये ध्यान देना चाहिए, किसी का भी ईमेल आईडी हो, जीमेल आईडी हो, लेकिन हर एक आदमी का अलग अलग होना चाहिए। जरूरी नहीं कि अपने ही नाम से हो, किसी भी नाम से जीमेल आईडी होना चाहिए और उससे लॉगिन होना चाहिए आपका गूगल। लॉगिन नहीं रहेगा तो फिर उसमें दिक्कत होगा, तो फिर आप लोग फोन करोगे, सर मेरा फॉर्म नहीं खुल रहा है। ये सब काम पहले से एक दिन पहले, यानी संडे को ही सब लोग ट्रायल करके देख लोगे लोग। एक संडे को नहीं होगा तो हम एक ट्रायल लिंक भेज देंगे। ऐसे तो तुम लोग एग्जाम दिए हो ना जी, सोर्स ऑफ एनर्जी के तो एग्जाम हम लिए थे गूगल फॉर्म पे, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से। हाँ, यूनिट टेस्ट भी दिए थे, तो इसलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो हम लोग अभी आज सेकेंड लेसन को जितना बाकी है उसमें कुछ आज करेंगे। कल हम लोग क्लास नहीं करेंगे, कल आप लोग रिवीजन करोगे। परसों मैथ का एग्जाम है ना, मतलब मंडे को। यस हाँ, तो इसलिए कल छोड़ देंगे, कल आप लोग कल परसों आराम से मैथ का रिवीजन करोगे। कोलाइडल पार्टिकल तक हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन तक पढ़ चुके थे, याद है? यस सर। व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन? तो याद है तो The solution which appears to be homogeneous, but in real sense it is heterogeneous. very good. Yes, sir. What The is the particles of a colloidal solution are uniformly spread. nearly Uniformly spread throughout the solution. uniformly spread? Very good. And what is the main difference between a true solution and a colloidal solution? Sir, Tyndall effect can Tyndall be seen. effect. Yes, very good. Tyndall effect. Colloidal solution shows Tyndall effect, but true solution does True not show solution does not show Tyndall effect. तो अब आज हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, इसके पहले हम लोग ये भी देख लिए थे, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, उनका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होगा और उनका एग्जाम्पल क्या होगा, ये ऑलरेडी हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन का हम लोग एवरीडे लाइफ में क्या यूज है। जैसे कहीं पे कट जाता है, जैसे जनरली क्या है, हम लोग सेविंग करते हैं, आप देखे होगे अपने फादर को सेविंग करते हुए, तो अगर कहीं कट गया तो क्या लगाते हैं ब्लड रोकने के लिए? वो फोम टाइप एक आता है, उसको लगाया एलम, जाता है। फिटकिरी। फोम टाइप तो वो सेविंग करने के लिए लगाते हैं, सेविंग करने के दौरान तरह का दिखता है वो। हाँ, तो वो एक पत्थर की तरह आपको दिखेगा, या आजकल थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके पिंक कलर का पेपरमिंट लगा हुआ है, जिसको कि कूल केक बोलते हैं, वो भी लगाते हैं लोग। एक्चुअली में उसका जो कंपोनेंट है वो है एलम। एलम यानी फिटकरी, पोटास एलम बोलते हैं। इसका फॉर्मूला शायद हम लोग देखे थे, K2SO4Al2SO4 3.25H2O। तो एलम क्या करता है कि जो आपके वहाँ पे ब्लड पार्टिकल्स हैं उनको वो चार्ज कर देता है, आयोनाइज कर देता है, तो जिसके चलते उनका क्लॉटिंग जल्दी हो जाता है। तो खून का जो बहना है, वो खून का बहना कैसे रुकता है? अगर वहाँ पे खून ब्लड की क्लॉटिंग हो जाए तो खून बहना बंद हो जाएगा, तो वो ब्लड क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है। तो ये एक यूज हो गया आपको कोलाइडल सॉल्यूशन से ये हो रहा है। मेडिसिन, जैसे पिछले बार हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में डिस्कस किए थे, एंटासिड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में कोई बताएगा क्या है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? magnesium hydroxide in water. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इनटू वाटर। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। अब वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर में जाता है, टिश्यूज जो हमारे बॉडी के टिश्यूज के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, और इसलिए वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। यानी कि जो हमारे बॉडी में एसिड का अमाउंट बढ़ गया है उसको तेजी से वो न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज माइल्ड बेस, तो वो तेजी से न्यूट्रलाइज करता है और हमको रिलीफ मिलती है। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, साबुन। अच्छा, सोप और डिटर्जेंट दो अलग अलग टर्म है, ये पता है तुम लोगों को कि दोनों एक ही हैं? सर अलग अलग होते हैं।
अलग अलग होते हैं। अलग-अलग तो होते हैं। सोप किसको बोलते हैं और डिटर्जेंट किसको बोलते हैं? घर पे आप लोग जो सर सर्फ या डिटर्जेंट कपड़े एक्सेल, धोने के लिए साबुन को बोलते हैं, सोप डिटर्जेंट साबुन नहाने धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए भी अगर सोप नहाने यूज और होते हो तो, हाथ धोने का आता है। और सर कपड़े सर धोने तो के लिए भी भी उसको अगर, सोप कहेंगे, उसको डिटर्जेंट सोप नहीं, वो डिटर्जेंट नहीं होगा। अच्छा ये बताओ कि जो हम लोग डव साबुन यूज करते हैं ना नहाने के लिए, वो सोप है या डिटर्जेंट है? सोप 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 है। अब तुम लोग, ओके। और ये जो सर्फ एक्सेल हम लोग यूज करते हैं या रिन या, ये डिटर्जेंट है, लेकिन डव सोप नहीं है प्योर। होता है और डिटर्जेंट जो है वो प्योर सोप नहीं होता है। प्योर सोप जो होता है उसमें Yes, कास्टिक sir, सोडा क्योंकि- यूज होता है। कास्टिक क्योंकि सोडा का जब फॉर्मूला उसका- किसी को मालूम है? कास्टिक सोडा नाम सुने हो लोग? Yes, क्या होता है? नो सर। नहीं सुने, ओके। तो कास्टिक सोडा देखो, जैसे आप अगर कहीं मान लो कि कुछ ज्यादा ऑयली चीज खा लिए तो हाथ वाथ में भी तेल लग जाता है ना, तो अगर उसको Yes, sir. जाके Yes, sir. हैंड वॉश जो हमारा डेटॉल का या लाइफ बॉय जो भी है, उससे अगर हम लोग सोचे कि हाथ धो ले और वो पूरा जो तेल का स्टेन है, ऑयल का स्टेन है, वो निकल जाए, तो होता है नहीं होता है? सर No, 2 sir. से 3 बार करने के बाद ही होता हाँ, है। 2-3 बार करना Yes, पड़ता है, sir. एक बार में नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग को फिर वो सर्फ जो है वो थोड़ा मतलब लो क्वालिटी वाला सर्फ यूज करना पड़ता है। क्यों लो क्वालिटी वाला यूज करना पड़ता है? क्योंकि लो क्वालिटी वाले से अभी मार्केट में आपको व्हील नाम से भी सर्फ आता है, और आपको एरियल और सर्फ एक्सेल ये सब भी आते हैं, उनके भी अलग अलग क्वालिटी आते हैं। उसमें भी एक सस्ता वाला आता है, एक महंगा वाला आता है। तो हम लोग जैसे जो हमारे जो कपड़े महंगे होते हैं, सोफिस्टिकेटेड होते हैं, उनके लिए थोड़ा महंगा वाला सर्फ यूज करते हैं, और जो डेली लाइफ का चादर वादर है, उसके लिए तौलिया है, उसके लिए हम लोग थोड़ा सस्ता वाला सर्फ यूज कर लेते हैं। दोनों में क्या अंतर है पता है? या सर जो नहाने के लिए खराब क्वालिटी का होता है ना, वेट, नहाने के लिए अगर हम लोग जैसे डव यूज करते हैं या फिर सिंपल लाइफ बॉय यूज करते हैं, तो इन दोनों में भी डिफरेंस है। आप एक्सपीरियंस करोगे नहाते समय कि जैसे सिंपल लक्स साबुन हो या पियर्स साबुन हो या डव साबुन हो, इन सब में अंतर होता है सबके परफॉर्मेंस में। तो इन सब के अंतर के बीच में जो मेन कारण क्या है वो पता है? बोलो। कास्टिक सोडा। यस, दिस कास्टिक सोडा। जैसे आपको अगर थोड़ा सस्ता वाला सर्फ यूज करते हैं तो कास्टिक सोडा का अमाउंट ज्यादा होता है। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला जान लो, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस में से एक होता है। एल्केली, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो चूंकि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना ज्यादा उसका कोरोसिव पावर, कोरोजन यानी कि डैमेजिंग पावर ज्यादा होगा, तो वो कपड़े को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, हाथों को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए जिनका स्किन सेंसिटिव होता है या जो कपड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं, उसके लिए हम लोग को खास किस्म का सोप यूज करना पड़ता है। तो वो आप जैसे आप डव यूज कर रहे हैं, तो एक खास किस्म के स्किन वाले, जिन लोगों का स्किन थोड़ा ड्राई है ज्यादा, उनको यूज करना है। अगर वो सिंपल लक्स से नहाएंगे तो उनका स्किन और ड्राई हो जाएगा, तो उनको थोड़ा मॉइस्चराइजर वाला सोप प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, या मान लो अपने से जो ब्यूटिशियन लोग हैं वो प्रेस्क्राइब करते हैं। तो ये सारा खेल कास्टिक सोडा का है। और सोप और डिटर्जेंट में क्या अंतर है? हार्ड वाटर का नाम सुने हो लोग? हार्ड वाटर, आवाज आ रही है जी? यस सर। वो Yes, sir. मेरा क्वेश्चन है कि हार्ड वाटर का नाम सुने हो लोग? नहीं सुने नो हो? सर। सरसी वाटर ना। खारा पानी का नाम सुने हो? खारा पानी Yes, sir. यस क्या सर। होता है? खारा Yes, पानी sir. क्या होता है? सर जिसमें सॉल्ट Sir, बहुत ज्यादा salt होता है। बहुत ज्यादा सॉल्ट ज्यादा होता है। तो ऐसा वाटर, हाँ ऐसा सॉल्टी वाटर, ऐसा वाटर जिसमें ये 4 हम कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं, CaCl2, क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम Very good. क्लोराइड। और इसको क्या बोलेंगे? calcium कैल्शियम sulfate, सल्फेट। सल्फेट। तीसरा देखो, इसको क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। और इसको क्या बोलेंगे?
Magnesium Magnesium sulfate. Magnesium sulfate. तो ये चारों सॉल्ट हैं, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये चारों सॉल्ट हैं। और इन चारों में से एक या एक से अधिक सॉल्ट अगर वाटर में डिसॉल्व हो गया तो उस वाटर को बोलते हैं हार्ड वाटर। हार्ड वाटर की खासियत ये है कि उसमें सोप जो है वो झाग नहीं बनाएगा, ठीक है। तो वो झाग नहीं बनाएगा, तो इसलिए वहां पे आप सोप नहीं यूज कर सकते, डिटर्जेंट यूज कर सकते। तो हम लोग के जो घर के टैप वाटर जो है उन सब में कोई ना कोई सॉल्ट डिसॉल्व है, इनमें से भी एक आध सॉल्ट डिसॉल्व रहता है थोड़ा या ज्यादा अमाउंट में, तो इसलिए सोप जो है बहुत अच्छा एक्शन नहीं करता है। इसलिए आज के डेट में हम लोग हाउस होल्ड में घर पे जितने हम लोग यूज करते हैं जनरली वो कपड़े धोने के लिए खास करके वो सोप नहीं यूज करते हैं, डिटर्जेंट ही यूज करते हैं। अभी आप रीन का साबुन खरीद के ले आएंगे 5 रुपए 10 रुपए का जो टिकिया होता है, उस पर भी देखोगे कि सोप नहीं लिखा होता, उस पर डिटर्जेंट बार लिखा होता है। और नहाने के लिए यूज कर रहे हैं तो वो भी वो प्योर सोप नहीं है, क्योंकि प्योर सोप होगा तो उसमें कास्टिक का अमाउंट ज्यादा होगा। तो ये जो सोप जो है ये आप 10th में जाओगे तो पढ़ने को मिलेगा कि ये जो सोप हैं इनका जो क्लींजिंग एक्शन है उसमें क्या होता है, मिसेल्स बनते हैं, मिसेल्स आयोनाइज होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड में पढ़ने को मिलेगा। तो बहुत लंबे लंबे चेन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और उनके हेड पे वो जो सोडियम आयन या पोटेशियम आयन होता है तो वो आयोनाइज चार्ज हो करके और जो डर्ट होते हैं, जो ऑयली पार्टिकल या डर्ट या ग्रीज होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और इस तरह से कपड़े साफ होते हैं। यानी कि कपड़े साफ होने में आपको कोलाइडल सॉल्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। जो सोप सॉल्यूशन बनता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन ही होता है, आपको बताए थे पिछले ये में। तो इसमें भी कोलाइडल सॉल्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा आपको तीसरा है स्मोक प्रेसिपिटेटर, इसका नाम सुने हो लोग, स्मोक प्रेसिपिटेटर। यानी कि स्मोक में जो सूट पार्टिकल्स हैं उनको छानने वाला, प्रेसिपिटेट करने वाला। इसका यूज बताओ तो कोई। सर एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। हाँ मतलब कहाँ यूज करेंगे? सर जहाँ पर ज्यादा पॉल्यूटेड smoke हो। एरियाज में। पॉल्यूटेड एरियाज में हम लोग आपको इसको घर पे भी यूज करते हैं। चिमनी जानते हो लोग ना, किचन में जो चिमनी लगा होता है, Yes, sir. उसका भी यही काम है, वो भी इसी फंक्शन में, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। उसमें जो धुआं जो निकला आपके चूल्हे से, जो खाना पका रहे हैं आप या जो भी उससे जो स्मोक जा रहा है, तो चूंकि चिमनी आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी पे काम करता है तो उसका काम ही वो है कि जो डस्ट है, जो स्मोक है उसको अपनी ओर खींचेगा और उसमें से जो आपको ऑयली पार्टिकल है, ऑयली सब्सटेंस है, उसको वो छान देगा और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर जाएगा, वो भी बहुत कम अमाउंट में। इसीलिए आपको जो चिमनी है उसको टाइम टू टाइम सफाई करनी होती है, जो तेल ग्रीस उसमें जम जाता है अंदर में उसको सफाई करनी होती है। इसके अलावा जैसे ईंट का भट्टा है या राइस मिल है या और भी बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं उनमें चिमनी लगा होता है, उस चिमनी में स्मोक प्रेसिपिटेटर लगाया जाता है ताकि जो स्मोक निकले वो छन करके निकले। तो ये भी आपको कोलाइडल सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी पे ही काम करता है। सीवेज डिस्पर्सल, लोडिंग बताए थे तुम लोगों को, अभी पढ़ना भी है कि फिटकरी डालने से जो पार्टिकल्स वो जल्दी सेटल हो जाते हैं, तो वो सीवेज डिस्पर्सल में भी आपका कोलाइडल सॉल्यूशन का रोल होता है। ब्लू कलर ऑफ स्काई, एक्चुअली ये फिजिक्स का टर्म हो गया। स्काई जो ब्लू कलर का दिखता है उसमें रिफ्रैक्शन के अलावा कोलाइडल डस्ट पार्टिकल को चार्ज होकर के वहां से हट जाना, वो भी एक बड़ा रोल होता है। अगर मान लो जैसे पोल्यूशन ज्यादा है तो क्या होगा, आपको स्काई ब्लू दिखाई देगा? नो सर। ऐसा No, कहा sir. जाता है कि दिल्ली में भी कोविड से पहले, यानी 2020 के मार्च से फरवरी से पहले दिल्ली में ब्लू स्काई बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि इंडिया में पोल्यूशन के मामले में नंबर 1 पे है दिल्ली। तो वहाँ Yes. क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ पे डर्ट पार्टिकल्स ये सारे एटमॉस्फेयर में हैं, और जब आपका सनलाइट आता है या बारिश होती है तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो आयोनाइज होकर के एक जगह इकट्ठा होके हट जाते हैं आसमान से, तो आपको स्काई ब्लू दिखाई देने लगता है। चलो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। चलो अब ये कंपैरिजन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको पीडीएफ हम भेजेंगे ही, लेकिन पीडीएफ लेसन कंप्लीट होने के बाद भेजेंगे। ये तीनों जो हैं सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन, इन तीनों का जो प्रॉपर्टी है उनका कंपैरिजन है। तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि टेबुलेट द डिफरेंसेस बिटवीन
सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन। तो आप एग्जाम में लैंग्वेज में कुछ नहीं लिख के पूरा ये टेबल बना दोगे तो बहुत अच्छा वो हो जाएगा, इंप्रेसिव होगा, मार्क्स अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सब वही है जो हम लोग पढ़े हैं। सस्पेंशन में ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, सॉल्यूशन में लेस देन 100 नैनोमीटर, कोलाइडल में 1 से 100 नैनोमीटर। अब आते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम ए मिक्सचर। मिक्सचर आपके पास है, उसके सब्सटेंस को सेपरेट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्यों सेपरेट करें, क्या जरूरत है सेपरेट करने की, बताएगा सर कोई? जो उसमें जो पार्टिकल, यस सर, सर जो हाँ। उसमें कंस्टिट्यूएंट से जो मिक्सचर बना हुआ है, अगर हम लोग जैसे कि मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर लेते हैं, तो अगर हमें वाटर की अगर जरूरत होती है तो यानी कि उसका कंस्टिट्यूएंट्स की जरूरत है, तो हम इसके लिए सेपरेशन करते हैं। हाँ, यानी कि सर अपने यूजफुल पसंद और का। अनवांटेड हाँ, चीज को सेपरेट करने के लिए। वेरी गुड। जो यूजफुल यूज्ड है उसको सब्सटेंस निकाल ऑब्टेन लेकर करना है, जो और जो अनयूज का है, अनवांटेड है, उसको रिमूव करना है। इसीलिए तो जैसे कि आप सिंपल से एग्जांपल लो कि गांव में खलिहान में देखते होगे कि धान कूटने के बाद चावल और भूसा दोनों साथ में होते हैं। और वो भूसा जो है वो हम नहीं खा Yes, सकते चावल के साथ। चावल के साथ भूसा हम लोग खाएंगे जी? आजकल फैशन चला है ब्राउन राइस No, खाने sir. का, बिल्कुल नहीं। लेकिन चावल के साथ भूसा जनरली हम लोग नहीं खाएंगे। और गाय को अगर हम लोग दे दें भूसा के साथ चावल खाने का, तो उसकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों को सेपरेट कर दें तो चावल हमारे यूज का हो गया और भूसा जो है उसके यूज का हो गया। तो सेपरेशन से ऐसा नहीं है कि जो इम्प्योरिटी हमारे लिए इम्प्योरिटी है वो दूसरे के लिए भी इम्प्योरिटी ही हो, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी इम्प्योरिटी ज्यादा कीमती हो जाता है। जैसे आपको पढ़ोगे 10th क्लास में जाओगे तो कॉपर का एक्सट्रैक्शन जब हम लोग करते हैं, यानी कि कॉपर के ओर में से कॉपर को निकालते हैं, तो उसमें कभी कभी इम्प्योरिटी में गोल्ड मिल जाता है। तो कॉपर के लिए तो वो इम्प्योरिटी है, लेकिन गोल्ड कॉपर से ज्यादा कीमती हो गया, तो कभी कभी इम्प्योरिटी भी ज्यादा कीमती हो जाता है। एनीवे हम लोग सेपरेशन करते हैं मेनली किस लिए? टू ऑब्टेन यूजफुल सब्सटेंसेस एंड टू रिमूव अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम दैट मिक्सचर। ठीक है, तो सेपरेशन जरूरी है। अब आते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन पे। तो हमारे जो मिक्सचर हैं वो मेनली पहले तो ये जान लो कि गैस और गैस का अगर मिक्सचर है तो उसको गैसियस फॉर्म में सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे आपके पास एयर है, हमारे चारों तरफ अभी भी एयर है, उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, 3 मेन कंपोनेंट हैं। तो क्या गैस के स्टेट में रहते हुए ही नाइट्रोजन को अलग, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग और एयर को, ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं? नो सर। नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग को कोई ऐसा मेथड नहीं पढ़ाया जाएगा, एक सेकेंड, जिसमें गैस और गैस मिक्सर। हाँ बोलो बोलो सर बोलो। लेकिन मैं एक जगह देखे थे कि लिक्विड ऑक्सीजन के बनने के प्रोसेस में एयर को लिया जाता है तो बाकी सारे गैस को अलग किया ही जाता है। तो हम क्या बोले हैं, एयर के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं लेकिन गैसेस स्टेट में नहीं कर सकते। उसके लिए उसको गैस से पहले लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेरा जो क्वेश्चन था कि गैसियस स्टेट में अलग कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। एयर में धुआं मिक्स हो गया तो क्या धुआं को अलग कर देंगे और एयर को अलग कर सकते हैं किसी मेथड से? No, sir. नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग ऐसा कोई मेथड नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने को मिलेगा जिसमें गैस और गैस को अलग कर सकते। तो अब बच गया, अब कौन कौन से टाइप के मिक्सचर बच गए? तो सबसे पहला जो आपका मिक्सचर है वो सॉलिड मिक्सचर। दूसरा टाइप का मिक्सचर होगा, एक सॉलिड होगा दूसरा लिक्विड, यानी कि सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। तीसरा टाइप का मिक्सचर होगा लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। अब उसमें भी 2 टाइप के हो जाएंगे। लिक्विड लिक्विड ऐसे 2 लिक्विड जो आपस में मिक्स हो जाते हो जैसे कि वाटर और मिल्क, और ऐसे 2 लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होते हों जैसे कि वाटर और ऑयल। तो मिसबल और इमिसबल लिक्विड्स बोलते हैं उनको अलग कर सकते हैं। लिक्विड में से गैस को अलग नहीं कर सकते। तो हम लोग मेनली जो पढ़ेंगे 3 टाइप के मिक्सचर का मेथड पढ़ेंगे। पहला सॉलिड सॉलिड मिक्सचर का, दूसरा सॉलिड लिक्विड मिक्सचर का, और तीसरा लिक्विड लिक्विड मिक्सचर का। तो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर को सेपरेट करने का सबसे आसान और सबसे भरोसेमंद तरीका क्या है? हैंड पिकिंग। हैंड से। And begin. मार्केट से खरीद के लाते हैं चावल गेहूं, उसमें से कंकड़ पत्थर को चुन के अलग करना है तो हाथ से चुन के अलग कर दिए। लेकिन ये तभी संभव है जब कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 अलग अलग कलर या अलग अलग टेक्सचर में या अलग अलग साइज में हो। साइज को छोड़ देते हैं, कलर और टेक्सचर अलग अलग हो। जैसे चावल मान लो व्हाइट कलर का है, तो इम्प्योरिटी जो है यानी कि कंकड़ पत्थर ब्लैक ब्राउन येलो ये सब कलर का हो, तब अलग कर सकते हैं।
लेकिन आजकल मार्केट में ऐसे ऐसे चावल आ रहे हैं कि जिसमें इम्प्योरिटी भी आपको एकदम सेम ही दिखेगा, वैसा ही साइज का ही बना देगा, कलर और टेक्सचर भी सेम बना देगा, तो उसको हम लोग हैंड पिकिंग से अलग नहीं कर सकते। तो हैंड पिकिंग का लिमिटेशन क्या है? द कंपोनेंट शुड बी डिफरेंट इन कलर एंड टेक्सचर। ठीक है। नेक्स्ट है विनोइंग और एयर ब्लोइंग। गाँव में या कभी फिल्म में देखे होंगे कि सूप में धान या भूसा और चावल मिक्स है, उसको ऊपर से गिरा रहे हैं लोग, तो भूसा हल्का है तो उसका ढेर थोड़ा दूर जाके बनता है स्टैक, और जो चावल भारी है वो जस्ट नीचे गिर के उसका स्टैक वहीं बन जाता है। तो इसको विनोइंग या एयर ब्लोइंग बोलते हैं। आप 6th क्लास में सब पढ़े होगे तुम लोग। तो विनोइंग और एयर ब्लोइंग का मेन जो प्रिंसिपल है वो क्या है, किस आधार पर हम लोग अलग कर सकते हैं? सर सर हल्के उसके वजन के आधार पे। सर उसके यानी मास कि के हवा ये कहता है हाँ, हल्का होता है वो आगे गिर जाता है। वेरी गुड। यानी कि जो कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उनका डेंसिटी या मास अलग अलग होना चाहिए। यानी एक भारी है तो दूसरा हल्का होना चाहिए, तभी अलग कर सकते हैं, नहीं तो अलग नहीं कर सकते। अगर दोनों ही सेम डेंसिटी का होगा तो अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सीविंग, चलनी से चालने को बोलते हैं। जो डिवाइस यूज करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में अपना चलनी बोलते हैं, भोजपुरी में वो सीव, इंग्लिश में सीव बोलते हैं। तो उसमें छोटे छोटे होल्स बने होते हैं। अब वो पार्टिकुलर साइज के होल्स होते हैं, यानी कि उसी साइज के पार्टिकल्स जो है वो उससे आर पार जा सकेंगे, उससे बड़े होंगे तो आर पार नहीं जाएंगे, वो इस साइड रह जाएंगे। जैसे देखे होंगे कि अब बालू में मिट्टी मिक्स हो जाती है, तो प्लास्टर करने से पहले जो लेबर है उसको चालता है, बड़ा बड़ा चलनी जैसा होता है, उसके ऊपर बालू को डालेगा, तो बालू के दाने इधर रह जाएंगे और जो डस्ट है, महीन बालू है, वो उधर चला जाएगा, क्योंकि तो प्लास्टर में थोड़ा मोटा बालू चाहिए होता है। उसी तरह से देखोगे आटा चालती होंगी घर पे मम्मी लोग। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये डिपेंड करता है साइज पे, साइज ऑफ पार्टिकल पे। यानी कि कंपोनेंट 1 का साइज अलग होना चाहिए, कंपोनेंट 2 का साइज अलग होना चाहिए। जैसे मार्केट में काजू खरीदने जाओगे तो अलग अलग प्राइस के मिलते हैं। थोड़ा छोटा होगा तो वो मान लो 800 रुपए किलो मिल रहा है, तो थोड़ा उससे बड़ा होगा तो 900 रुपए किलो मिल रहा है, थोड़ा और बड़ा होगा अच्छी क्वालिटी का तो वो 1000 रुपए किलो मिल। एक केरल में जहाँ पे हम लोग के यहाँ इंडिया में काजू होता है, तो वहाँ पे वो बड़े बड़े होल वाले सीव यूज करते हैं और उनको अलग अलग साइज में छांटा जाता है। उसके साथ दाल में होता है, आप देखोगे अरहर का दाल हो या चना का दाल हो, सबका साइज किसी दुकान पे थोड़ा छोटा मिलेगा, किसी दुकान पे थोड़ा बड़ा मिलेगा। तो ये सारे सीव के थ्रू अलग अलग साइज में छांट के और उनको अलग अलग पैकिंग करके मार्केट में बेचा जाता है। इससे क्या होता है, उनके प्राइस में अंतर आ जाता है। तो सीविंग हो गया। नेक्स्ट आते हैं सब्लिमेशन। जैसे आपको कॉमन सॉल्ट है और उसमें कैम्फर कपूर मिक्स हो गया, अब उसको अलग करना है। तो आप पढ़े होंगे लेसन 1 में सब्लाइम मटेरियल्स, यानी कि जो इसको हीट करने पे Yes, sir. डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाए, वेपर में बदल जाए। तो अगर मिक्सचर में एक कंपोनेंट ऐसा हो जो सब्लाइम मटेरियल हो, बाकी सारे नॉन सब्लाइम मटेरियल हो, उस सब्लाइम मटेरियल को हम लोग सब्लिमेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। तो ये मेथड तभी अप्लाई होगा जब ओनली वन कंपोनेंट इज ए सब्लाइम मटेरियल एंड अदर आर नॉन सब्लाइम मटेरियल। समझ में आई बात? Yes, sir. और ये जो नीचे डायग्राम दिख रहा है, इसको आप लोग आपके एनसीईआरटी बुक कहीं लिया हुआ ये डायग्राम है, इसको जरूर से प्रैक्टिस करोगे। कभी कभी एग्जाम में डायग्राम बनाने को आता है और इसका एक्सप्लेन करने को भी आता है। तो डायग्राम अगर आप देखोगे ध्यान से तो आप खुद एक्सप्लेन कर लोगे कि एक चाइना डिश लेते हैं, उस पे फ्यूनल को इन्वर्ट करके रखते हैं, उसके ऊपर कॉटन प्लग लगा देते हैं ताकि जो वेपर है कैम्फर का वो बाहर निकल के डिफ्यूज ना हो जाए। और चाइना डिश में क्या लिया हुआ है, तो मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड कैम्फर, और बर्नर से हीट कर रहे हैं तो कैम्फर सब्लाइम हो जाएगा, जो कॉमन सॉल्ट है वो जो कहते हैं चाइना डिश में रह जाएगा। इस तरह से दोनों सेपरेट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन, यानी कि अगर आपके मिक्सचर में कोई ऐसा मटेरियल हो जो मैग्नेटिक हो और बाकी सारे नॉन मैग्नेटिक हो, तब ये मेथड अप्लाई करेंगे। जैसे कि सल्फर पाउडर में आयरन नेल्स मिक्स हो गए, तो उसको फटाफट मैग्नेट लगाएंगे, सारा का सारा आयरन का जो नेल्स है या फाइलिंग्स है वो मैग्नेट में चिपक जाएगा। हाँ बोलो। सर वो जो कहावत है कि भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने वाले, सर वहां पे भी ये सेपरेशन यूज कर सकते हैं ना? हाँ एक सेकंड रुको, किसी का फोन आया। हेलो। हाँ उसमें भी भूसे के ढेर में से सुई भी खोजने के लिए मैग्नेट यूज कर सकते हैं। तो
पुराने जमाने वाला जो कहावत था ना, नए जमाने में हम लोग साइंस के यूज करके उस सबको झुठला दिए हैं। चलिए नेक्स्ट है केमिकल सेपरेशन। अभी इसको इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा सा आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं। नमक और चीनी घर पे दोनों देखने को मिलता है, दोनों कलर कैसा होता है? व्हाइट। व्हाइट। दोनों के क्रिस्टल के फॉर्म में ही होते हैं, तो क्रिस्टल के साइज में दोनों में कोई डिफरेंस होता है? यस सर। Yes, sir. लेकिन आप देखोगे कि गांव में जो खेतों में कहीं कहीं खेत पे छिड़कने के लिए भी नमक यूज होता है, तो वहां पे जो नमक मिलेगा बोरा, पूरा बड़ा बड़ा बोरा में मिलता है, वो छोटे छोटे पैकेट में नहीं मिलता है। तो उसके जो पार्टिकल्स है, जो क्रिस्टल है, उनका कलर और साइज बिल्कुल शुगर के क्रिस्टल के साइज के और कलर के ही होता है। ठीक है, यानी कि आप देख के बता नहीं सकते हो कि कौन सा शुगर का क्रिस्टल है और कौन सा सॉल्ट का क्रिस्टल है। अब मान लो कि वैसे दोनों क्रिस्टल आपस में मिक्स हो गए, तो उनका कलर टेक्सचर भी सेम है, साइज भी सेम है, आपको दोनों में से कोई सप्लाई मटेरियल भी नहीं है, ना ही कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, तो कौन से मेथड से उसको अलग करेंगे? सर किसी केमिकल प्रोसेस से। कौन सा केमिकल बताओ जरा हमको। सर इवेपोरेशन। ऐसा मिलेंगे जिसमें कोई एक मिले, कोई एक मिले, अगर साल्ट मिले और जैसे शुगर मिले तो साल्ट ना मिले। अभी एक बच्चा बोला इवेपोरेशन से, तो डायरेक्ट इवेपोरेट नहीं होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए Yes, मान लो sir. कि हम वाटर यूज कर लिए, Dissolve. वाटर में दोनों डिजोल्व हो जाएगा, फिर इवेपोरेट करेंगे तो दोनों वाटर उड़ जाएगा, दोनों का पाउडर आपस में मिक्स होकर मिल जाएगा, ORS का पाउडर बन जाएगा। तो ये मेथड तो फेल हो गया। यूज करेंगे, सॉल्यूशन ही बनाएंगे, लेकिन ऐसा सॉल्वेंट यूज करेंगे कि सिर्फ एक ही कंपोनेंट डिसॉल्व हो। तो आपको हम बताए थे पहले भी, कार्बन डिसल्फाइड। हाँ कार्बन डाइसल्फाइड। सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और एक होता है पोलर सॉल्वेंट। वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, उसमें सब कुछ लगभग घुल जाएगा, चीनी हो नमक हो सब घुल जाएगा। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है उनमें सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड ही डिसॉल्व होगा। जैसे अल्कोहल है, कार्बन डाइसल्फाइड CH2 है, बेंजीन है, पेट्रोल है, तो ये सारे जो सॉल्वेंट हैं इनमें सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व होगा। तो सॉल्ट और शुगर में से शुगर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड या अल्कोहल या बेंजीन लेंगे और उसमें उस शुगर और सॉल्ट के मिक्सचर को डाल देंगे, तो शुगर जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा और सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो सॉल्ट को फिल्टर पेपर से, फिल्ट्रेशन मेथड से अलग कर लिए। अब आपके पास एक लिक्विड बचा हुआ है, सोल्यूशन बचा हुआ है, जिसमें कि शुगर है और अल्कोहल है मान लो, या कार्बन डाइसल्फाइड है, तो उसको धूप में रख देंगे। तो चूंकि ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो धीरे धीरे वो वेपर बन के उड़ जाएंगे और शुगर जो है वो कंटेनर में रह जाएगा। तो इस तरह से आपको शुगर और सॉल्ट सेपरेट हो जाएंगे। तो ऐसे मेथड को जिसमें खास किस्म का केमिकल यूज करते हैं उस मेथड को बोलते हैं केमिकल सेपरेशन मेथड। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। लो सर। पहला टाइप का मिक्सचर हम लोग का हो गया, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर हो गया। अब दूसरा टाइप आया सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। तो इसमें भी दो केस हो सकते हैं, एक तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में सोल्यूबल हो, डिसॉल्व हो जाता हो, और दूसरा केस ये हो सकता है कि सॉलिड जो है लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता हो, इनसोल्यूबल हो। तो अगर सोल्यूबल है तो उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग के पास दो मेथड है। पहला मेथड है इवेपोरेशन, जिसको वेपराइजेशन भी बोलते हैं। तो या तो उसको आप धूप में छोड़ दो, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो लिक्विड है वो वेपर बन के उड़ जाएगा, अलग हो जाएगा, जो सॉलिड है वो उसमें रह जाएगा। जैसे कि इंक और ये का वाटर का मिक्सचर दिया हुआ है, तो वाटर को छोड़ देंगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, इंक के जो पार्टिकल्स हैं, डाई के जो पार्टिकल्स हैं वो रह जाएंगे वॉच ग्लास में। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके पास चीनी का घोल है, शुगर आप पानी में घोले हुए हो, उसको इवेपोरेशन करते हो तो क्या मिलेगा आपको? सर चीनी जो है वो क्रिस्टल बन जाता है ना, इवेपोरेशन में Yes, क्रिस्टल नहीं water- बनेगा, वाटर उड़ जाएगा, चीनी बचेगा। वाटर उड़ जाता है। वाटर उड़ जाएगा, शुगर के पाउडर बचेगा, क्रिस्टल नहीं बचेगा। अगर इवेपोरेशन मेथड यूज करते हैं तो शुगर जो है वो क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा? क्यों सर? पाउडर फॉर्म में, क्योंकि वो पूरी तरह से इवनली वो से डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना। तो जब तक उसमें कोलाइडल पार्टिकल का प्रॉपर्टी नहीं आएगा तब तक वो क्रिस्टल
नहीं बनेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए दूसरा मेथड है क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि आप प्रोसेस लगभग वही है लेकिन इसमें आपको क्रिस्टल के फॉर्म में मिलेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो इम्प्योर सैंपल है, आपको जो मिक्सचर है, जैसे कि सबको एक हम आपको वीडियो है अगले क्लास में वो भी दिखाएंगे, अभी तो टाइम खत्म होने चला है। उसमें क्या होता है, जैसे चीनी और पानी का मिक्सचर है, उसमें एक शुगर का, जैसे मिश्री जानते हो लोग ना, मिश्री के ढेला जैसा फॉर्म में होता है, एक छोटा छोटा क्रिस्टल Yes, sir. फॉर्म में होता है, वो मिश्री नहीं, Yes, sir, बड़ा yes, sir. ढेला वाला जो मिश्री होता है, ताल मिश्री, Yes, sir, yes, वो लेकर के एक धागा में बांध के उस मिक्सचर में लटका देंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। तो क्या होगा, शुगर के पार्टिकल उस जो पत्थर जैसा मिश्री का टुकड़ा हम लोग लटकाए हुए हैं अट्रैक्ट हो जाएंगे। उसके ऊपर